नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7.31। क्वेश्चन है डाइहाइड्रोजन गैस यूज्ड इन हेबर प्रोसेस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग मीथेन फ्रॉम नेचुरल गैस विथ हाई टेम्परेचर स्ट्रीम। मीथेन और H2O के बीच की रिएक्शन है। H2O जब आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर यानी कि स्टीम की कंडीशन पे हीट कर देते हो तो ये क्या करता है, कौन कौन सी गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये आपको जो गैस फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है स्टीम हाई टेम्परेचर पे तो आपको CO2 प्लस H2 गैस फॉर्म करके देता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर वाटर इन फॉर्म ऑफ स्टीम रिएक्ट विथ इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2 गैस। जब ये बना रहा है आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इन अ रिएक्शन वेसल एट 400 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, इज चार्ज विद एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO एंड स्टीम। CO और H2O ये सारी गैस, ये सारी गैस की फॉर्म दी है। CO और H2O का जो मिक्सचर है उसका प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ CO दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ H2O के इक्वल कितना दिया हुआ है 4 बार। व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम। बस H2 का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकालना है। अब मैं इसको ऐसे ही हाथों हाथ कर लूं, देखो सिंपल सी बात, CO और H2O, CO का प्रेशर 4 दिया है, H2O का 4 दिया है, इनिशियल प्रेशर 0 और 0। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना हो जाएगा 4 माइनस पी, कोफिशिएंट देखते हुए चलो, ये P और ये P। हमें H2 का प्रेशर निकालना है, हमारे पास एक फॉर्मूला है Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ क्या CO2, प्रेशर ऑफ क्या H2 अपॉन प्रेशर ऑफ क्या CO इंटू प्रेशर ऑफ H2। क्वेश्चन में Kp गिवन है, Kp आपको 10.1 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से P की वैल्यू निकाल लो, H2 का प्रेशर आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7.32 देखिए 7.32 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7.32 आपको कह रहा है प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल हैव एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इन रिएक्शनों में किस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन होगा। एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन का मतलब किस में कंसंट्रेशन एक कह सकते हो दोनों का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल या सिमिलर होगा, मतलब एक जैसा होगा। एक जैसा मतलब अगर किसी का दोनों का ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, किसी का बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और किसी का बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो Cl2 गैस चेंज इनटू 2Cl गैस, एक रिएक्शन ये दी है, Kc दिया है इसके लिए 5 × 10⁻⁻39। देखो इससे हमें नहीं पता चलेगा, बट ये जो Kc की वैल्यू है ना ये हमें हेल्प करती है ये पहचानने में केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो है, बट इक्विलिब्रियम में आने से पहले वो कितना ज्यादा फॉरवर्ड में शिफ्ट हुई है, कितना ज्यादा बैकवर्ड में हुई है। Kc की वैल्यू अगर हाई है, हाई वैल्यू ऑफ Kc मतलब 10⁻30, 10⁻40 या 10⁻20 इस टाइप की अगर वैल्यू है विच इंडिकेट्स 10⁻30 और 40 हाई वैल्यूज इंडिकेट करती है कि केमिकल इक्विलिब्रियम तक रीच करने तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। हाई वैल्यू Kc का मतलब क्या है 10⁻30 पे जाके Kc मिल रहा है, दैट मीन्स Kc आने तक रिएक्शन 30 की रेट से हो चुकी है, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो बहुत एक्सेस अमाउंट में बन चुकी है। सेम ऐसे ही अगर बहुत लेस वैल्यू आती है, लेस वैल्यू का मतलब इक्विलिब्रियम होने तक भी रिएक्शन -39 मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम हुई है। तो इस क्वेश्चन में Kc की वैल्यू 10⁻⁻39 है, विच क्लियरली इंडिकेट्स इन दिस रिएक्शन Kc बहुत क्या है, कम है। वो भी कम कब है, जब आप क्या कर रहे हो इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुके हो। इक्विलिब्रियम तक पहुंचने पर केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हुई है, बहुत कम, बहुत फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत माइन्यूटली शिफ्ट हुई है। दैट मीन्स इसमें
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से बहुत कम होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज टू हाई देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो दोनों का कंसंट्रेशन इस केस में एप्रिसिएबल नहीं होगा, एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन नहीं होगा, मतलब एक जैसा नहीं होगा। एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन में दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। दूसरे केस में Kc की वैल्यू दी है 3.7 इंटू 10⁸। अभी पॉजिटिव दे दी, पॉजिटिव मतलब ज्यादा दे दी, ज्यादा का मतलब Kc की वैल्यू जब 3.7 इंटू 10⁸ है, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। ज्यादा हो चुकी होगी मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना होगा, जब इतना बना होगा तब जाके इक्विलिब्रियम पहुंचा। इस कंडीशन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली रिएक्टेंट। इससे क्या मतलब निकलता है कि इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट पे भी दोनों का कंसंट्रेशन एप्रिसिएबल नहीं है। एप्रिसिएबल मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी के नहीं है। तीसरे केस में Kc दिया है 10.4। 10.4 तो देखो ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, इसका मतलब 10.4 तक Kc मिल चुका है। Kc मिल चुका है मतलब इक्विलिब्रियम मिल गया है। तो 10.4 का मतलब इस पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन होगा। एप्रिसिएबल मतलब ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी जैसी होगी, ना बहुत ज्यादा होगा रिएक्टेंट ना बहुत कम होगा, ना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा ना प्रोडक्ट बहुत कम होगा कंपैरेटिवली अदर टर्म। तो याद रखना Kc हमेशा वो होता है जिस पॉइंट पे रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से आ जाए। लेकिन Kc की वैल्यू ये बताती है, Kc की वैल्यू पहुंचने तक रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा हुई है बैकवर्ड में, हाई वैल्यू फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा, इट मींस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। लो वैल्यू दैट मींस फॉरवर्ड में बहुत कम, दैट मींस रिएक्टेंट का बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन है उसके लिए Kc वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻50 दी है। इसी इन्हीं रिएक्शन में तो जब ये माइनस में दिया होता था बहुत हाई वैल्यू, मतलब हाई वैल्यू मतलब बहुत लो, -50 मतलब बहुत लो वैल्यू Kc, तब हम रिएक्टेंट हम क्या बोलते थे, इसका मतलब क्या बोला मैंने भी, केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड में बहुत कम पहुंची है। इसका मतलब हम क्या करते थे, जो प्रोडक्ट की साइड का कंसंट्रेशन x लेते थे और रिएक्टेंट में जो माइनस करते थे बहुत कम पहुंची है, मतलब x बहुत कम अमाउंट का बना होगा। तो इसका मतलब इसमें होने वाला चेंज रिएक्टेंट साइड से जो चेंज हुआ वो भी बहुत माइन्यूट हुआ होगा, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल लेके x को हटा देते थे। तो क्वेश्चन Kc दिया है इतना, किस रिएक्शन के लिए, 3O2 गैस चेंज इनटू 2O3 गैस, ऑक्सीजन जब ओजोन में कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए Kc इतना दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना मेंशन है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन दिया है O2 का, O2 का जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दिया है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻²। हमें कंसंट्रेशन ऑफ O3 निकालना है, O3 का कंसंट्रेशन निकालना है। तो मेरी बात सुनो, ये O3 निकालना है मुझे और ये O2 दिया हुआ है, तो कैसे करें, वी हैव फॉर्मूला Kc इक्वल टू O3 का होल स्क्वायर O2 का होल क्यूब। Kc दिया है, O2 की वैल्यू दी है, इसका क्यूब करो, O3 को आप निकाल दो अंडर रूट निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7.34। क्वेश्चन नंबर 7.34 देख लो जरा, 7.34 में क्या कह रहा है। द रिएक्शन CO गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम में चेंज हो रही है, किसमें, CH4 प्लस H2O इज एट इक्विलिब्रियम एट 1300 केल्विन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कितने टेम्परेचर पे आ रहा है, 1300 केल्विन टेम्परेचर पे आ रहा है। और इसके अलावा इक्विलिब्रियम जो 1300 केल्विन टेम्परेचर पे है, फ्लास्क 1 लीटर का है। CO के कितने मोल कंटेन कर रहा है, 0.30, H2 के कंटेन कर रहा है 0.10, H2O के कर रहा है 0.02। CH4 का अमाउंट अननोन है, CH4 का अमाउंट कितना है, अननोन है। हमें कंसंट्रेशन ऑफ CH4 निकालना है, मुझे CH4 का कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में Kc कितना दिया है, 3.90। बस क्या रही देखो बात, इनिशियल कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन बच्चों इक्विलिब्रियम वैल्यू दी हुई है, हमें जो कंसंट्रेशन गिवन है वो इक्विलिब्रियम पे गिवन है। इक्विलिब्रियम पे जो गिवन है उसी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे H2O का कंसंट्रेशन फॉर्म हो चुका है ना। अब वो जब फॉर्म हो चुका है वो इनिशियल तो होगा नहीं,
तो H2O का कितना दिया है 0.02, 1 लीटर है वॉल्यूम। कंसंट्रेशन हम ऐसे निकालते हैं मोल पर वॉल्यूम। H2O का CH4 का पता ही नहीं है हमें, इसको CH4 को अननोन रहने दो। चलो उसके बाद यहाँ पे कितना है CO का 0.30 मोल, मतलब वो कह रहा है जब इसका 0.02 मोल कंसंट्रेशन है H2O का, उस पॉइंट पे इसका 0.30 है वॉल्यूम 1। इसका है H2 का 0.02/1। बस बचा क्या फॉर्मूले में, Kc इक्वल टू CH4 का कंसंट्रेशन, H2O का कंसंट्रेशन, CO का कंसंट्रेशन और H2O का होल क्यूब। वैल्यू रखो, इसको अननोन है, इसको निकाल दो, बस ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7.35। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लुई सॉरी व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड स्लैश बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। वो कह रहा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से आप क्या समझते हो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ना, देखो कि क्या होता है, ये आपका अलग टॉपिक आ गया थोड़ा, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, क्वेश्चन है इसके कैसे होते हैं, आपको अगर एक चीज पता होगी, एसिड प्लस बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, उसी ने कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेट बेस का टर्म दिया था। जब कोई एसिड और बेस, एसिड प्रोटॉन को रिलीज करता है और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो एसिड के प्रोटॉन रिलीज से बनने वाली स्पीसीज कहलाती है कॉन्जुगेट बेस, बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट से बनने वाली स्पीसीज कहलाती है कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज आवर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, नाउ हमें स्पीसीज दी हुई है, इनके हमें कॉन्जुगेट एसिड और बेस निकालने हैं। जैसे HNO2 है, HNO2, इसका मुझे कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, कॉन्जुगेट एसिड, और इसका बताना है कॉन्जुगेट बेस। इसी का एसिड किससे बनता है, वो भी कॉन्जुगेट बेस से, बेस में क्या करने पर, बेस में H+ जोड़ने पर, तो जोड़ दो H+, H2NO2 1 पॉजिटिव। कॉन्जुगेट बेस बनता है एसिड से, एसिड में से क्या हटाने पर, H+ हटाने पर, NO2 1 नेगेटिव। इसके 4 पार्ट और है, इसको आप ऐसे ही कर लोगे, कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा हूं, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 7.36, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स पूछ रहा है, लुईस एसिड्स वो होते हैं जो फिलहाल किस टाइप की स्पीसीज होती है, विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीसीज, जिनको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना होता है उन स्पीसीज को लुईस एसिड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जब एक्सेप्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स आपको ये स्पीसीज देनी है उनको, जो ऐसी स्पीसीज जो इस सेक्शन को, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, उसे कहते हैं लुईस एसिड। तो अगर ये एक्सेप्ट कर रही है तो दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बेसिकली इसमें कौन आ जाती है, पॉजिटिव आयन स्पीसीज। पॉजिटिव आयन स्पीसीज आ जाती है, और वो स्पीसीज आ जाती है जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट। कुछ स्पीसीज दी है, पहचानो जरा, H2O, BF3, H+ एंड NH4+। H2O के बाद ये लोन पेयर होते हैं, तो ये तो वैसे ही बहुत सारी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। BF3 के बाद ऑक्टेट का होने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये लुईस एसिड हो गया। H+ पॉजिटिव आयन मतलब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन लुईस एसिड। NH4 पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगेन लुईस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.37, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर दिस ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। कुछ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स दिए HF, इनके कॉन्जुगेट बेस बताने हैं मुझे सबके। HF कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, एसिड से। कब, जब हम प्रोटॉन को दे देते हैं। HF से प्रोटॉन दो, F नेगेटिव, इट्स कॉन्जुगेट बेस। बच्चे में पोर्शन नहीं करा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.38, उल्टा करना है।
कॉन्जुगेट एसिड बताने हैं 7.38 में, कॉन्जुगेट एसिड्स बताने हैं। किसके कॉन्जुगेट एसिड बताने हैं एक बार देख लो। कॉन्जुगेट एसिड बताने हैं आपके बेसिस के। कॉन्जुगेट एसिड बनता है किससे? बेस से बनता है। बेस में क्या करने पर? प्रोटॉन का एक्सेप्ट कराने पर। तो हमें बताना किसका? NH2 1 नेगेटिव का। NH2 1 नेगेटिव का कॉन्जुगेट मुझे बताना है, कॉन्जुगेट एसिड बताना है। तो H प्लस ऐड कराओ, तो H प्लस ऐड कराओगे तो NH3 बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 7.39, क्वेश्चन नंबर 7.39। कुछ स्पीसीज दिए हैं, इस ईच केस में इसके कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों बताने। HCO3 1 नेगेटिव दिया हुआ है, मुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड भी बताना है, मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस भी बताना है। कॉन्जुगेट एसिड बनता है, एसिड बनने के लिए ये बेस होना चाहिए। बेस में से क्या निकलता है? H प्लस, नहीं सॉरी, बेस में H प्लस ऐड होता है, तो दैट मीन्स ये बन गया H2CO3। इसमें से H प्लस भगाओ, ये कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो ये पक्का एसिड होगा उस कंडीशन में, तो ये बन गया CO3 2 नेगेटिव। वन वर्ड के क्वेश्चन है, अच्छे से थ्योरी पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है। 7.40 में हमें क्या करना है? इनको लुईस एसिड और लुईस बेस में क्लासिफाई करना है। लुईस एसिड और लुईस बेस में क्लासिफाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 7.40 देखो, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, H प्लस और BCl3 लुईस एसिड अभी बताए थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ये लुईस एसिड पॉजिटिव चार्ज, ये लुईस एसिड क्योंकि ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन, ये लुईस बेस क्योंकि पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव मतलब एक्सेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोथ आर लुईस बेस, दीज आर लुईस एसिड्स। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7.40। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.41। The concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is this. What is its pH? अब थोड़े से क्वेश्चन अलग आ रहे हैं। अब हमें pH निकालना है। क्या निकालना है? pH। तो अब मैं आपको पहले बता दूं, अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी बहुत NCERT की बुक अपने पास सामने रख लेना, और दूसरी साथ उसमें लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। ये वैल्यूज आपको नहीं होगी। क्या कह रहा है? हमें pH निकालना है। पहले ही बता दूं, pH का फॉर्मूला होता है -log H पॉजिटिव, या pH इक्वल टू -log H3 पॉजिटिव, यानी कि जो भी कंसंट्रेशन होता है उसका नेगेटिव लॉग कहलाता है pH। तो हमें क्या कह रहा है? एक सैंपल है सॉफ्ट ड्रिंक का, सॉफ्ट ड्रिंक है एक सॉफ्ट ड्रिंक, उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन का, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का कंसंट्रेशन दिया हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन यानी कि दिस हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस कितना दिया है? 3.8 इंटू 10⁻³ दिया है। pH निकालना है। अच्छे से देख लेना कैसे निकाल रहा हूं। देखो, pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव 3.8 इंटू 10⁻³ ऐसे निकालते हैं। लॉग कैसे सॉल्व करते हैं? माइनस को रख दो बाहर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻³ ये ऐसे रहा। आगे आ जाएगा लॉग 3.8 माइनस का 3 log 10, आगे भेज दिया, माइनस को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा आगे वाला 3 log 10, ये हो जाएगा माइनस का log 3.8। वैल्यू किसी को याद नहीं होती, log 10 1 होता है, ये तो पता ही होना चाहिए। 3 × 1 log 3.8 नहीं पता, log 3.8 नहीं पता, हम log टेबल यूज कर रहा हूँ। देखो मैं 3.8, तो या तो आप आंसर ऐसे ही छोड़ दो, आंसर छोड़ दो ऐसे 3 - log 3.8, ये तब जब आपको क्वेश्चन में log 3.8 नहीं दिया है, आंसर मिलेगा या तो log टेबल मिलेगी। 3 - log 3.8 जैसे आया, log 3.8 की वैल्यू देखो, मैं आपको log टेबल से देख के बता रहा हूँ। लॉगरिथम टेबल में आपकी बुक में टेबल जब स्टार्ट होती है, सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में नंबर्स लिखे, कैपिटल एन लिखा हुआ है, उस कैपिटल एन में हमें 3.8 देखना है। ये तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 38 को देख लेंगे। 38 के राइट में जो जीरो वाला बॉक्स है, 38 के को उसके जीरो वाले बॉक्स से मैच करो, एक वैल्यू दिख रही है आपको 5798। कितनी आ रही है? 5798। 5798 को कैसे रखें? लॉग में ना कुछ रिलेशन होते हैं,
log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log 100 2 होता है। मतलब हर बार एक डेसिमल प्लेस, सॉरी हर बार एक टेनेस प्लेस बढ़ने से log की वैल्यू में एक ऐड हो जाता है। तो ये 3.8 है, तो 3.8 लाई करेगा 0 to 1, 1 to 10। तो 1 to 10 मतलब 1 अगर 0 है, 10 अगर 1 है, तो 3.8 किस में होगा? 0 पॉइंट में। तो इसका आंसर हो गया 0.5798। कर दो इसको माइनस, तो ये आपको देगा 2.4202 pH। ऐसे होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो लॉग टेबल हर क्वेश्चनों में आपको आने लगेगी, ऐसे ही करके देखती रहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.43। क्वेश्चन नंबर 7.43 क्या बोल रहा है? 7.42, हाँ सॉरी 42। द pH ऑफ अ सैंपल विनेगर, pH दिया है, कितना दिया है pH? 3.76। विनेगर एसिडिक एसिड में होता है विनेगर, CH3COH, इसका pH दिया है 3.76। हमें इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालना है। क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कैसे निकाले कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन? देखो pH इक्वल टू क्या? माइनस लॉग, अभी बोला H पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, H3O पॉजिटिव, एक ही मतलब है, और हाइड्रोजन आयन यही तो होगा। कैसे करेंगे? pH रखेंगे 3.76, ये हो गया माइनस का लॉग, दैट इज H3O पॉजिटिव आयन। इस माइनस लॉग को यहाँ भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? देखो माइनस को ले जाओ यहाँ पे, माइनस का 3.76 हो गया, ये हो गया लॉग H3O पॉजिटिव। अब ये लॉग को भी यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ, H3O पॉजिटिव इक्वल टू आ गया एंटी लॉग ब्रैकेट में माइनस का 3.76, ऐसा कुछ आ गया। एंटी लॉग माइनस का 3.76 आ गया। एंटी लॉग की भी एक टेबल होती है देखने वाली, एंटी लॉग भी हम अभी देखते हैं। देखो अब एंटी लॉग कैसे देखेंगे? एंटी लॉग जब हम देख रहे होते हैं तो याद रखना H3O पॉजिटिव इक्वल टू, ये माइनस का 3.76 है, तो माइनस को हम पहले तो प्लस बनाएंगे। कैसे प्लस बनाएंगे? इस -3 को हम इसके कॉन्जुगेट की तरह लिखेंगे। कॉन्जुगेट मतलब इससे बड़ा कुछ पॉजिटिव बना लेंगे, तो हम इसको 4 लिख लेते हैं, बट कॉन्जुगेट के लिए हम 4 पे बार लगा लेते हैं। तो जब -3 को हम 4 बना रही है, नेगेटिव 4 ही है, -4 समझ लो इसको। तो क्या करा होगा मैंने? ये 0.76 में देखो मेरे पे अगर क्या है 1.2 है, मैं इसको 2 बना रहा हूँ, तो पक्का मैंने यहाँ पे कितना ऐड किया होगा इस 2 में? 8 किया होगा, क्योंकि ये 1.2 में अगर पीछे से 8 ऐड करता, 2 8 10 0 करके 1 और 1 2 दे देता ना। सेम ऐसे ही मैं इस 3 को 4 कर रहा होगा, मैंने 7.6 में कितना ऐड किया होगा? 2 4। रिपीट कर रहा हूँ, pH इक्वल टू ये होता है, pH ये दिया है, माइनस लॉग H3O पॉजिटिव फॉर्मूला होता है, ये pH रखा, यहाँ तो कुछ नहीं किया हमने, ये लॉग को इधर ले जाते तो लॉग का उल्टा 1/log, दैट कॉल्ड एंटी लॉग। एंटी लॉग माइनस का 3.76 आ गया, तो एंटी लॉग जब माइनस का 3.76 आ गया, अब हम -3.76 का एंटी लॉग नहीं देखेंगे, माइनस को हमें पहले एक इसके नेगेटिव, इसके पॉजिटिव कॉन्जुगेट में बदलना पड़ेगा। तो -3 का पॉजिटिव कॉन्जुगेट 4 बार होता है, तो इसको 4 में बदलने के लिए जैसे हमने 4 में बदला, तो हमने पीछे वाले डेसिमल में कुछ ऐड किया। कितना ऐड किया? 76 में कितना ऐड करूँ कि एक डिजिट बढ़ जाए? 24 आ गया। अब एंटीलॉग में एक खासियत होती है, पॉइंट से पहले प्लेसेस का हमेशा क्या होता है? एंटीलॉग 10s पावर में होता है, और ये 4 बार है, दैट मीन्स 10s पावर -4 है। अब क्या है? 0.24 का एंटीलॉग देखो, एंटीलॉग टेबल देखो जरा बुक में, एंटीलॉग की एंटीलॉगरिथम करके एक टेबल आई हुई है, उसमें वैल्यू लिखी है, लेफ्ट में n से लिखी हुई है 0 0 0.01, हमें चाहिए 0.24। 0.24 देखो, आपका 0.24 वैल्यू में कितना दिखा है? 1738 लिखा हुआ है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 1738 लिखो सीधे फर्स्ट प्लेस से ही, राइट लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस में डेसिमल लगा दो, 1.738 इंटू 10s पावर -4, दैट इज योर आंसर। ये H3 पॉजिटिव का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7.43 में। देखो 7.43,
the ionization constant of HF, HCOH and HCN at 298 Kelvin are this. आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल रहा है. अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल रहा है, ये होते क्या है? अभी तक हमारे पास जो चैप्टर चल रहा था वो केसी केपी चल रहा था. ये टाइप के क्वेश्चन चल रहे थे. आयोनाइजेशन कांस्टेंट अभी तक आया नहीं, बट अब आ रहा है. बच्चों आयोनाइजेशन कांस्टेंट होते तो ये कांस्टेंट के वाले ही है, बट ये थोड़े से अलग होते हैं. ये इससे पहले जब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, वो इक्विलिब्रियम में जब केपी पढ़ रहे थे, ये मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम होता है, मॉलिक्यूल्स में लग. अब हम आ रहे इक्विलिब्रियम कौन से वाले सेक्शन में? आयनिक में. और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, जिसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं, केबी, केडब्ल्यू, केएच और केएसपी. फर्क क्या होता है? होता तो इक्विलिब्रियम ही होता है, बट ये आयंस की वजह से लगता है. और हमारे पास यहाँ पे जैसे वहां पे केसी कंसंट्रेशन के लिए होता है, केपी प्रेशर के लिए होता है, यहाँ पे आयंस के नेचर को देखते हुए डिफरेंट आयंस के लिए कांस्टेंट थोड़े से डिफरेंट होते हैं. अगर हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड है तो हम के बोलेंगे, बेस है तो केबी, वाटर है तो केडब्ल्यू, सॉल्ट है तो केएच, और अगर पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट है तो केएसपी. तो इस क्वेश्चन में हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसका दिया है? एचएफ का दिया है, HCOH का दिया है और HCN का दिया है. तो फिलहाल ये जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, उन टेबल्स को देख के हमें दिख रहा है ये सारे के सारे एसिड्स है. तो एसिड्स है तो के वैल्यूज मिली है सबकी. हमें कितनी मिली है? इसकी वैल्यू मिली है 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴. इसकी मिली है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴. थर्ड वाले की मिली है 4.8 इंटू 10⁻⁹. ये दिए. हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस का. मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, इनका दिया था, और ये एसिड थे तो मैंने इसको के बोल दिया, इतना दिया था. वो कह रहा है इन एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस का क्या निकालना है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट. आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब के, इसके कॉन्जुगेट बेस को हम क्या बोल देंगे? केबी. तो हमें इन तीनों के गिवन है, हमें इन तीनों के केबी निकालना है. और किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन सकता है. जब हम किसी एसिड में से क्या कर दे, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो उसमें से H+ यानी कि प्रोटॉन को डोनेट कर दे. अब निकालेंगे कैसे? हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, याद रखना. किसी भी एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में एक रिलेशन होता है. एसिड कॉन्जुगेट बेस में तब टर्न होता है जब वो अपने में से एक प्रोटॉन को डोनेट करता है. तो अगर एसिड है तो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा? पहली बात तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा. आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर वो आएगा, एसिड का कांस्टेंट होता है के, बेस के लिए कांस्टेंट होता है केबी. और किसी भी एसिड और उसी के कॉन्जुगेट बेस, ये कोई नया बेस नहीं है, एसिड से बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है. या बेस है बट कौन सा बेस है? कॉन्जुगेट बेस. तो किसी भी एसिड और उसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस में एक रिलेशन होता है. एसिड और कॉन्जुगेट बेस कि एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के और केबी का प्रोडक्ट केडब्ल्यू के इक्वल होता है. और केडब्ल्यू वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁴ होती है. तो हमें के एसिड का दिया है, उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस केबी वैसे होगा, पता है क्या? F नेगेटिव. तो वो निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? केबी इक्वल टू केडब्ल्यू अपॉन के. फर्स्ट केस अगर HF का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁴. के कितना हो जाएगा? 6.8 इंटू 10⁻⁴. तो ऐसे करके आप जब डिवाइड करोगे तो के भी निकल जाएंगे, कॉन्जुगेट बेस निकल जाएंगे ऑफ ईच एसिड्स. ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. चलो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7.44. क्वेश्चन नंबर 7.44. 7.44. The ionization constant of phenol is this. What is the concentration of phenolate ion in 0.05 m solution of phenol? देखो क्या होगा, इसको कैसे करें. एक चीज याद रखना, अब जो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं
ये सारे के सारे आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलेगा, तो अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आयनिक इक्विलिब्रियम में के बी वगैरह वगैरह आते हैं। आपको एक चीज़ मैंने बहुत पहले बताई थी क्लास में, जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं आयनिक, वो हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट दिखाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक रूल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम नहीं प्रोड्यूस करते, वीक करते हैं। और इसमें एक चीज और हो जाती है, सपोज कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो ब्रेक हो रहा है, ए प्लस बी दे रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो रहा है और वो इक्विलिब्रियम बनाता है जनरली, सी प्लस डी दे रहा है। इसका कंसंट्रेशन अगर सी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इसका कंसंट्रेशन सी ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं। क्यों? एक तो इक्विलिब्रियम बनाता नहीं है, तो उसमें जितना अमाउंट वो ब्रेक होगा उतना ही फॉर्म हो जाएगा। मैक्सिमम आयंस उसके डिसोसिएट हो जाते हैं ना, उसकी टेंडेंसी होती है यूनिडायरेक्शनल में डिसोसिएट हो जाना, जिससे आपका रिएक्शन रिवर्स ना हो सके। वीक में सी होता है, इनिशियल में 0 होता है, बट इक्विलिब्रियम पे सी में से सी अल्फा अमाउंट जाता है और सी अल्फा बनता है। कंप्लीट अमाउंट नहीं बन पाएगा, कंप्लीट अमाउंट बन जाएगा तो वो भी तो केवल क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ही दिखा देगा। बट इक्विलिब्रियम अगर स्टैब्लिश करना है तो डिसोसिएशन तो फॉरवर्ड को सपोर्ट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को बैकवर्ड भी लाना पड़ेगा, यानी कि डिसोसिएशन के साथ एसोसिएशन भी लाना पड़ेगा। तो डिसोसिएशन 100% नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। बट एक चीज मैं अभी बताऊं आपको, यहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर कंडीशन होती है तो हम सी अमाउंट लेते हैं और यहाँ साइड में भी सी बना रहे होते हैं। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो सी में से कुछ पार्शियल, कुछ कह सकते हैं कुछ पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट बन रहा होता है, सी का ही कुछ पार्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, तब तो हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया है तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे से रिलेटेड इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कराएगा। इक्विलिब्रियम शो कराएगा तो वीक के लिए सी अल्फा से सी अल्फा बनाएंगे। लेकिन अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का डायरेक्ट पीएच वगैरह पूछा है क्वेश्चन में, और हमें क्वेश्चन में आयोनाइजेशन कांस्टेंट कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स समझ लेना उस समय वीक इलेक्ट्रोलाइट भी किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरह। क्यों? क्योंकि हम उस पॉइंट पे कभी देखो, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को उसमें तोड़ रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम की पॉइंट पे तो हम क्या कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन को चाहते हैं कि वो बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट हो। दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट होगी तो क्या करेगा वो, उतने ही जितने अमाउंट से केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, उस पॉइंट से हम क्या कर लेंगे, केवल सी अल्फा वाले अमाउंट को पिक करेंगे। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन को बहुत फर्दर डाइल्यूशन पे ले जाएंगे, बहुत देर तक डिसोसिएट होने के लिए छोड़ देंगे, उस पॉइंट पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अपने सारे आयंस को ही डिसोसिएट कर देगा, सारे को डिसोसिएट कर देगा। तब हम इसका जो अमाउंट सी है उससे इनका अमाउंट भी सी बना देंगे। ये वो कंडीशन है जब आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट नहीं दिया होता, उस कंडीशन पे आप जितना अमाउंट इसका लिया है उनसे प्रोडक्ट का अमाउंट भी उतना ही बनाओगे, मतलब इसको स्ट्रॉन्ग की तरह रखोगे। सिंपल। जब आएगा तब मैं बताऊंगा इसमें। जब क्वेश्चन में आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी है तब हम वापस को ले लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, फिनॉल, ये है फिनॉल। फिनॉल का आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, फिनॉल एसिड होता है तो फिनॉल के आयोनाइजेशन कांस्टेंट को के से दिखाएंगे। अभी तक KC होता है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आयनिक वाले, तो आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कहलाते हैं एसिड के लिए। फिनॉल एक एसिड है, दैट्स व्हाई के। अब मैं देखो, अभी आपको एक बात बोली, जब के भी दिया है तो पक्का इक्विलिब्रियम बनेगा ही बनेगा। तो अगर ये के भी दिया है तो दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, तब ये वीक ही होगा। तो इसमें से सी में से सी अल्फा निकलेगा और बनेगा भी सी अल्फा। तो फिनॉल किस में टूटता है, फिनॉल टूटता है फिनॉक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयन। देखो नया कुछ नहीं है, आपको याद होगा हम अभी तक यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन 1 ले रहे थे। सपोज कंसंट्रेशन के टर्म में मैं फॉर एग्जांपल 4 कंसंट्रेशन ले रहा था, यहाँ पे इनिशियल में 0 0 रख रहा था, उसके बाद यहाँ पे 4 - x कर रहा था, यहाँ पे x बना रहा था, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, वो यहाँ करना है। अगर आपका क्वेश्चन में KC दिया है तो इक्विलिब्रियम आता है, तो अगर KA दिया तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। वो KC मॉलिक्यूलर के, KA आयनिक के है। और अगर आप KA दिया है तो हम यहाँ पे 4 में से कुछ पोर्शन रिड्यूस करते हैं कोफिशिएंट को देखते हुए, x तो यहाँ भी x बनाते हैं,
तो यहाँ पे उसको 4 ना कहके हम बार बार सी कह देते हैं कंसंट्रेशन। सी में से क्या माइनस कर रहे होते हैं, सी अल्फा। अरे सी अल्फा टर्म वही है बट सी अल्फा के फॉर्म में हम ज्यादा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बट अगर किसी क्वेश्चन में आयनाइजेशन कांस्टेंट नहीं दिया है, दैट मींस वो उस पॉइंट पे क्या होगा, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हमने कर दिया होगा, बहुत देर तक रिएक्शन को कराते रह रहे होंगे, जिससे वो मैक्सिमम पार्ट को डिसोसिएट करके केमिकल रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग की तरह ही मेंटेन रखेगा। तब ये सी से सी बन जाएगा। इनिशियल पे 0, जब इसका सी अमाउंट होगा जब इसका सी में से सी अमाउंट खर्च होगा, यानी कि यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे सी बन जाएगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली कंडीशन बन जाएगी। तो अभी तो फिलहाल हमें आयनाइजेशन दिया है, तो हम ये ले लेते हैं। अब सुनो, फिर से वही काम, इनिशियल कंसंट्रेशन जो हम करते हुए आ रहे हैं, इसका के गिवन है आपको 1.8 1.0 इंटू 10⁻⁻10। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका गिवन है, मैं वही करूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नया नहीं कर रहा हूं। इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 0.05, इसका क्या लेना चाहिए 0 इसी को फिनॉक्साइड आयन कह रहे हैं, वो कह रहा है फिनोलेट आयन भी यही होता है, 0 बन रहा है। बट हमें व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 mm ऑफ सोल्यूशन। इस 0.05 mm सोल्यूशन में फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन, फिनोलेट आयन कब बना, जब इनिशियल था या इक्विलिब्रियम था, ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में के दिया हुआ है, के बी में ऑब्वियस के बी में पक्का ये क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो 0.05 में से कितना अमाउंट माइनस हुआ इसका 0.05 अल्फा, ठीक है। यहाँ पे हम सी अल्फा के टर्म में रिड्यूस करते हैं, एक्स लेके भी कर सकते हो, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट भी वही है, यहाँ पे एक्स लेके भी कर लेना, एक ही मतलब होगा, यहाँ पे एक्स और एक्स बन गया, कोई टेंशन नहीं है। 0.05 माइनस 0.05 अल्फा, समझ लो कि इस एक्स को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 0.05 अल्फा कह रहे हैं, उसी का कुछ पार्ट, और ये क्या हो गया 0.05 अल्फा हो गया, ये कितना हो गया 0.05 अल्फा, यहाँ पे अल्फा निकालना पड़ेगा आगे जाके, अभी इसलिए मैं अल्फा लिख रहा हूँ। अल्फा को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कैसे निकाले कि इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इसका यानी कि 0.05 अल्फा इंटू कितना 0.05 अल्फा अपॉन यहाँ कितना 0.05 माइनस कितना 0.05 अल्फा, बस इतना आ गया। अब एक चीज याद रखो, के की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻10 दी है, आप देख रहे हो 10⁻⁻10 बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू के लिए अभी बोला था जब ये बहुत छोटी होती है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत हार्डली जा रही होती है, हार्डली जा रही होगी मतलब बहुत बहुत कम अमाउंट में बना होगा, कम अमाउंट में अगर ये बना होगा तो ये भी तो बहुत कम ही टूटा होगा, हम इसको क्या कर लेंगे नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या 0.05 अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन कितना 0.05, क्या होगा अब देखो राइट में हो गया 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई हो गया क्या 0.05, यहाँ कितना हो गया 0.05 अल्फा, यहाँ पे इसका क्या आ गया अंडर रूट आ गया, ये कितना हो गया 0.05 अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, ये अंडर रूट के अंदर हो गया 5 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 किसका अंडर रूट हो गया 10⁻⁻6 का, 5 किसका अंडर रूट होगा देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो √5 किसको टच करेगा 2.2 को, तो 2.2 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। 0.05 अल्फा जो वैल्यू है वो फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन की तो है, तो 0.05 अल्फा आप अल्फा नहीं निकालना है आपको, मतलब ये आपके लिए एक्स है, एक्स किसका अमाउंट है फिनोलेट आयन का, दैट इज इक्वल टू एक्स आ गया इतना, ये फिनोलेट आयन का क्या आ गया इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन आ गया 2.2 इंटू 10⁻⁻6, ये फिनोलेट आयन आ गया। अब सुनो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा था
अब वो कह रहा है हमें व्हाट विल बी द एक फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन निकलने के बाद व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो प्रेजेंट इन 0.01 m इन सोडियम फिनोलेट आयन। अब सुन लो, अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा कहते हैं। बट कब निकालना है? जब इसमें क्या प्रेजेंट हो, इसमें क्या ऐड किया गया है? सोडियम फिनोलेट। क्या प्रेजेंट किया गया है? सोडियम फिनोलेट। सोडियम फिनोलेट होता है मतलब फिनॉल का सोडियम सॉल्ट। और फिनॉल का सोडियम सॉल्ट मतलब जो फिनॉल में आप H को हटा के एसिड की जब फिनॉल की रिएक्शन किसी बेस से कराओगे तो उसमें H हट के सोडियम का, अगर फिनॉल की रिएक्शन अगर आप फिनॉल से अगर आपको सोडियम फिनोलेट बनाना है तो फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा दो। ये एसिड है, NaOH बेस होता है, एसिड प्लस बेस से H हटेगा और Na लग जाएगा, इसे ही सॉल्ट कहते हैं। और ये फिनॉल का जो सोडियम सॉल्ट है जिसको सोडियम फिनोलेट कह रहे हैं, जब ये इसका कंसंट्रेशन कितना गिवन है मुझे? 0.01। इसका कंसंट्रेशन कितना गिवन है? 0.01 m है। तब मुझे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अब जरा सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अलग क्या हो जाएगा? यहाँ पे ना आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक टर्म सीखना पड़ेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, तब आप निकाल पाओगे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? सुन लो, हमेशा हमारे पास यहाँ पे दो चीजें रहेगी। एक तो वो वो कंपाउंड रहेगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम बनेगा। दूसरा वाला वो रहेगा मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर, नहीं, और सॉल्ट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक एसिड, वीक बेस और वाटर, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जो ये स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं इनमें इक्विलिब्रियम नहीं बनता। इक्विलिब्रियम नहीं बनता तो बहुत अच्छी बात है, इनका जो कंसंट्रेशन होगा जब ये टूटेंगे तो इतना ही कंसंट्रेशन उन आयंस का भी होगा जिसमें टूट रहे हैं। वीक में इक्विलिब्रियम बनेगा तो यहाँ पे जितना भी कंसंट्रेशन होगा उसका कुछ पोर्शन, 0.2 है तो 0.2 माइनस अल्फा, वही 0.2 है तो 0.2 माइनस एक्स, उससे एक्स अमाउंट बनेगा जैसे आप करते थे। तो अब ये सोडियम सॉल्ट है, जो कि सॉल्ट है, सॉल्ट मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है, तो इससे जो टूटेगा क्या? O पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, तो ये सोडियम फिनेट बनेगा। तो ये आपका क्या बनेगा? सोडियम फिनेट से फिनॉक्साइड आयन और सोडियम आयन बनेगा, जिसको फिनोलेट आयन कह रहे हैं। अब यहाँ पे ये वीक थे तो वीक में वीक कैसे पता चला? आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया था। ये स्ट्रांग है क्योंकि सॉल्ट हमेशा स्ट्रांग कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे क्या होगा? जब इसका अभी तक कंसंट्रेशन जो हमने पहले निकाला, अब हमें इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। जब इसमें 0.01 m सोडियम क्या प्रेजेंट है? फिनोलेट प्रेजेंट है। तो इसके ऐड होने से प्रोडक्ट साइड में फिनॉक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। प्रोडक्ट साइड में फिनॉक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो आप ये बात जानते हो। तो ऐसा करने से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने से केमिकल रिएक्शन ऑलवेज शिफ्ट टूवर्ड्स that side in which the concentration of product decrease, that means it will shift in backward direction। तो जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा? इसका डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था, बैकवर्ड डायरेक्शन में तो एसोसिएशन हो गया। तो इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करके अपने आप को डिसोशिएट करता है, जब आप उसमें कोई ऐसा सॉल्ट डाल दो जो उसके साथ कोई एक कॉमन आयन रखता हो, तो कॉमन आयन की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में उस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जो रिएक्शन को क्या करता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके उसके डिसोसिएशन को डिक्रीज करता है। इससे फर्क क्या पड़ता है? सुनो, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? 0.05। इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? 0.05 माइनस 0.05 अल्फा था। इसका कितना था? 0.05 अल्फा। इसका कितना? 0.05 अल्फा। यही था। इसके आने से 0.01 है, और ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका तो 0.01 ही रहेगा। इस वाले का भी कितना रहेगा? 0.01 है। ये दोनों तो कॉमन आयन है ना, तो कॉमन आयन अगर ये है तो इसका इस वाले का आयन का कंसंट्रेशन 0.05 अल्फा के साथ क्या ऐड हो जाएगा? 0.01।
क्योंकि ये फिनोलेट आयन का था, आप सोल्यूशन में फिनोलेट आयन की फॉर्म में ये भी तो प्रेजेंट है, तो इसका टोटल कंसंट्रेशन कितना हो गया, ये जब इसका बढ़ा तभी तो रिएक्शन बैकवर्ड को शिफ्ट हुई। ठीक है, ये यहाँ ये इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये 0.05 अल्फा एक्स की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी, जो आपको पता है यहाँ पे जो एक्स था बहुत ही क्या था, इसको हम माइन्यूट मान के चल रहे थे, इसको हम क्या मान के चल रहे थे, माइन्यूट मान के, बहुत छोटी वैल्यू ले रहे थे। जब ये बहुत जो छोटी वैल्यू थी, उस पॉइंट पे छोटी वैल्यू हमने केवल इधर ही साइड ली थी, यहाँ नहीं ली थी, लेकिन अब यहाँ ले सकते हैं क्योंकि 0.01 में उसे ऐड करना है, तो 0.01 के कंपेरेटिवली बहुत क्या होगा, छोटा होगा। तो नाउ फिर से के इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, फिनोलेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, H पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, फिनॉल। ये हो गया। के की वैल्यू हम सेम रखेंगे, कितना, n⁻⁻10 है। इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, देख लो, इस वाले की, इस वाले की 0.05 अल्फा प्लस 0.01 है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, तो कितने लेंगे इसको, 0.01। इसकी लेंगे 0.05 अल्फा, फिनॉल की कितनी लेंगे 0.05, फिर नेग्लेक्ट कर देंगे तो केवल माइनस, इसको हटा देंगे तो केवल कितनी आ जाएगी 0.05। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल, 10⁻⁻10 अपॉन कितना हो जाएगा 0.01, ये कितना दे देगा 10⁻², तो आंसर कितना आ जाएगा 10⁻⁻8। ये कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू हो गई, अल्फा को ही तो निकालना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन अब इसी टाइप के हैं। ठीक है, तो एक बार अच्छे से सुन लेना, इसमें बहुत सारे टर्म यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा, फिर उसको भी, इसको भी रिकॉल करा दूंगा। ठीक है।